हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ BBYCT 137 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी थी। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो कि मैंने पूरे आपके पास थे ये क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस। इसमें से मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्क्राइब कर चुकी थी मैं। उसके बाद आपको अब क्वेश्चन नंबर 8 से आज ये वीडियो स्टार्ट करनी है। तो स्टे ट्यून्ड, आपको इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये वीडियोस जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये वीडियो मैं ला रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मैं ये क्वेश्चंस लिख कर लाती हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो हम क्वेश्चन नंबर आते हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एबिसिसिक एसिड। तो आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स। तो एबिसिसिक एसिड है क्या? आप इसके नाम से आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, मैं बता देती हूँ खुद ही। तो ये एक फाइटो हार्मोन है। यस, ये आपका प्लांट का हार्मोन है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। और एक प्रोमोटर होता है, एक इनहिबिटर होता है। तो आपके पास जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आपके पास क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। हम इसको नीचे चल के स्पेस में करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हो थोड़ी सी जगह। और ढूंढते हैं जगह, दिस द जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लांट हार्मोन्स की। ठीक है, प्लांट, मेरा पेन ख़राब हो गया है, प्लांट, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स की, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन की बात करें, ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्लांट इनहिबिटर, जो कि आपकी प्लांट के डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। दूसरा होता है आपका प्लांट प्रोमोटर, जो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? एक्चुअली मेरा पेन ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, मैंने स्टाइलस पेन बनाया था खुद से, सो ये ऐसे ही चल रहा है। तो थोड़ा बहुत ही वर्क कर रहा है। तो अगर आपको स्टाइलिश पेन बनाना है सिर्फ 2 रुपये में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो ले आऊँगी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने खुद से बनाया है, पर ये ढंग से वर्क नहीं कर रहा। देखो अभी ये इतना वर्क कर रहा है, जैसे मैंने लिख दिया इसमें इनहिबिटर आप EN से समझिए, प्रमोटर आप P और R से समझिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी टेढ़ी हो गई, इस वजह से ये ऐसे लिखा जा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं कि इनहिबिटर कौन होते हैं और प्रमोटर कौन कौन से होते हैं। तो हमें अभी कुछ नहीं, और भी क्वेश्चन है जिसमें सारा डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर आपको एबिसिसिक एसिड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपका एबिसिसिक एसिड जो है, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। आपका एबिसिसिक एसिड जो है वो है ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, क्या है, जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, क्या करता है, इनहिबिट करता है। इस क्वेश्चन पे थे हम, इनहिबिट करता है प्लांट की ग्रोथ को। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि एबिसिसिक एसिड को हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अब स्ट्रेस से कैसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनहिबिट करेगा, हमारी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। अगर स्ट्रेस आपको आ जाता है तो क्या होता है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा रुकने लग जाती है। सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है एंड ऑल। जो भी स्ट्रेस में चीज़ें होती हैं तो सारी नेगेटिव में जाती रहती है। ठीक है, तो एबिसिसिक एसिड का काम है स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या करता है, ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ होगी उसको सप्रेस करेगा। दूसरा क्या काम करेगा, ये स्टोमेटा के क्लोजिंग में भी काम करता है। ठीक है, मतलब कि क्लोजर, ठीक है, इससे अच्छा मैं हाथ से ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, क्लोजर टू स्टोमेटा। ठीक है, क्लोजर स्टोमेटा, स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है। दूसरा क्या काम करेगा, शूट ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, सीड में डोरमेंसी लाएगा। ठीक है, और ये एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है जिबरेलिक एसिड के। एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट। जिबरेलिक एसिड आपका जो होता है वो प्रमोटर होता है। आपका एबिसिसिक एसिड हम इसको A से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ABA, ठीक है, ABA, ठीक है, ये ऐसे ही हो रहा है, चलो ठीक है। ABA हम लिख सकते हैं, क्या है ये आपका एबिसिसिक एसिड। और जो आपका जिबरेलिक एसिड है वो आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका मतलब जो ABA है वो इसके एंटागोनिस्ट है, यानी कि अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे जो फंक्शन है आप लिख सकते हो, कैसे मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये स्ट्रेस हार्मोन है, प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एंटागोनिस्ट ऑफ जिबरेलिक एसिड, ग्रोथ के, प्लांट के ग्रोथ को सप्रेस करता है, स्टोमेटा के क्लोजर करता है, और शूट ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और डोरमेंसी ऑफ द सीड्स। राइट, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, आज जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज नथिंग बट
क्या है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ इमर्जन इन्हेंसमेंट इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। आओ देखते हैं इमर्जन ने क्या बोला था। इमर्जन जो ऐसा साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या देखा था कि हमें लाइट की क्वांटम देखनी है। क्वांटम ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए उन्होंने जो है एक एल्गी ली थी, ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लोरेला यूज़ किया था उन्होंने, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, जब हम लाइट डालेंगे ना तो हमें क्वांटम लाइट्स का पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर हम एक लाइट डालते हैं तो कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, दैट इज़ द क्वांटम, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेड ड्रॉप को। रेड ड्रॉप क्या कहता है, देखो, कुछ ड्रॉप यानी का रेड ड्रॉप, यस। आओ रेड ड्रॉप की बात करते हैं। इसके लिए मैं यहीं पे ग्राफ बना दूंगी, आप देख लेना ना यहीं पर ही, ठीक है, समथिंग सा, ठीक है। तो रेड ड्रॉप में क्या था, ये आपका ग्राफ है। जो रेड ड्रॉप बोलता है कि आपका सडन डिक्लाइन हो गया फोटोसिंथेसिस में जब 680 नैनोमीटर, ठीक है, आफ्टर 680 नैनोमीटर, ठीक है, आफ्टर 680 नैनोमीटर में आपका सडन सा जो है डिक्लाइन हो जाता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस के ग्राफ में। उसका रेट जो है वो कम होने लग जाता है, इसमें ड्रॉप हो जाता है, यानी कि रेड ड्रॉप हो गया, यानी कि रेड रीजन में ड्रॉप हो गया, ठीक है, रेड रीजन में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया 680 नैनोमीटर के बाद। तो ये आपका होता है क्या, इमर्जन रेड ड्रॉप, ठीक है, जिससे आपके फोटोसिंथेसिस अफेक्ट कर गया। तो आपका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका समझ लो। यहाँ पर आपके पास होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो मैं लिख सकती हूँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैं ROP लिख देती हूँ, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपका वेवलेंथ है जो लैम्डा से मैंने डिनोट किया है। तो आपका जो है यहाँ पे 400 नैनोमीटर ले लेते हैं, और ये 650 हो गया, यहाँ पे हो गया 680, और यहाँ पे हो गया आपका 700 नैनोमीटर। तो अभी आपका ग्राफ ना बहुत ही स्मूथ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपका ग्राफ बहुत ही स्मूथ चल रहा था बिल्कुल, 680 नैनोमीटर के आते ही ड्रॉप हो गया, ठीक है। यह हो गया आपका रेड ड्रॉप इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। ब्रीफली डिस्कस द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आ जाते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पे, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो किसने दिया था, नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, ब्लैकमैन, ठीक है, काले आदमी ने मजाक कर रही हूँ मैं, इट्स अ जोक। ब्लैकमैन ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि इन्होंने क्या कहा था, आओ देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ब्लैकमैन लॉ ऑफ, ये देखो यहाँ पर है। ब्लैकमैन लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द केमिकल विच इज लिमिटिंग डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो आपका फैक्टर होगा, ठीक है, जो भी फैक्टर होगा आपका, अगर वो लिमिटिंग है, यानी कि वो उसकी मात्रा कम है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम है, तो वही आपका लिमिटिंग होगा, ठीक है। तो वही डिसाइड करेगा कि ये लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं लाइट की, आ जाओ लाइट की बात करते हैं। जैसे कि आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट, ये हो गई ट्री, ये हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया आपका ट्री बड़ा बड़ा, उसके बाद हो गया हर्ब्स, श्रब्स एंड देन हर्ब्स, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा, ये उससे छोटा। अब लाइट पड़ रही है, सनलाइट, तो सबसे ज़्यादा ग्रो ये करेगा, ठीक है, उससे कम ये ग्रो करेगा, सबसे कम ये ग्रो करेगा, यानी कि इसको जो है वो लाइट बहुत ही ज़्यादा कम मिल रही है, तो इसका लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया, लाइट हो गया, यानी कि इसका जो है लिमिटिंग फैक्टर वो लाइट हो गया, क्योंकि इसको जो है बहुत ही कम लाइट मिल रही है, तो ग्रो करने में भी इसके में डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिमिटिंग फैक्टर। तो इस तरीके से किसने दिया था वो आपको देखना है कि लिमिटिंग फैक्टर जो है वो ब्लैकमैन ने दिया था। वो डिसाइड करेगा, जो आपका लिमिटिंग होगा फैक्टर वही डिसाइड करेगा कि कितना किसके पास लाइट जा रही है, या फिर CO2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 इज डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा फैक्टर, कितने फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं, इसके लिए भी मैंने एक स्लाइड लगाई हुई है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में आपकी लाइट है, CO2 है, वाटर है, सॉइल है। लाइट कितनी आ रही है, ठीक है, आपकी लाइट कितने पे काम करेगी, ठीक है। अगर कम हो गई तो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, ब्लैकमैन के अकॉर्डिंग। CO2 कितनी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, कितने CO2 पे कौन सा प्लांट काम कर रहा है, ये आपका फैक्टर हो गया। पानी भी फैक्टर है, सॉइल भी फैक्टर। इंटरनल कौन सा है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, किसके पास क्लोरोप्लास्ट कम है या ज़्यादा है, लीफ का ओरिएंटेशन हो सकता है, ठीक है। ये सारी आपकी क्या हो गई, इंटरनल फैक्टर्स। तो इस तरीके से आप डिफाइड कर सकते हो और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। PYQs करना मत भूलना, और ये क्वेश्चंस तो करने ही करने, छोड़ के ही नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, डिफाइन, यस,
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन नाइट्रेट एसिमिलेशन सोर्स नाइट्रोजन टू प्लांट्स बाय केमिस्ट्री नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट एसिमिलेशन का मतलब क्या है, आओ देखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रेट एसिमिलेशन क्या है। ठीक है, नाइट्रेट को किससे डिनोट करते हैं यार, उसका जरा केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक सूत्र। ठीक है, पता है मुझे। ये है आपका नाइट्रेट NO3-। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, आओ इसमें देखते हैं। प्लांट्स के पास जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, ठीक है, प्लांट्स जब हमारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, अब क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ वो किसी चीज़ में ऐसे ऐसे तो अपटेक नहीं कर लेगा ना, किसी फॉर्म में अपटेक करेगा जिससे वो अपने आप को यूज़ करा सकता है कि वो उस मिनरल्स को कैसे यूज़ करेगा। तो जो मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स बनाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जो भी मिनरल्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने मिनरल्स को लिख दिया यहाँ पे मिनरल्स, उसको हमने चेंज किया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, OM से समझ जाना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, आपके प्रोटीन हो सकते हैं, आपके लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में जो होते हैं वो प्लांट लेते हैं। तो यहाँ पे जो होता है नाइट्रेट का एसिमिलेशन करना होता है। नाइट्रेट का एसिमिलेशन हम कैसे करते हैं, अमोनिया के फॉर्म में प्लांट जो है वो अपटेक करता है। तो NO3, ठीक है, NO3-, इससे हमें बनाना है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, NH4 लिख देती हूँ मैं, NH4+। ठीक है, इसको कट कर दो। ठीक है, अमोनिया इसमें बनाना है। इसको बनाने के लिए आपके पास 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं, आओ चलो देखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, नाइट्रेट है। नाइट्रेट से आपको बनाना है नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्रेट है, NO3- से आपको बनाना है NO2-। सबसे पहले ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये नाइट्रेट जो है वो रिड्यूस होगा, रिड्यूस करके आपका बनेगा अमोनिया। इस फॉर्म में प्लांट ले लेगा, दैट इज़ द नाइट्रेट एसिमिलेशन। यहाँ पे जो आपका है ये रिड्यूस हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो आपका एंजाइम लगेगा वो लगेगा नाइट्रेट रिडक्टेस। तो इस फॉर्म में आपके लेते हैं प्लांट अपटेक, इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं ले लेंगे। ठीक है, कि मिनरल्स दे दिया और डायरेक्टली ले गए प्लांट्स, भाई उसको कुछ ना कुछ में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही प्लांट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया बन गया और यहाँ पे जो आपका एंजाइम लगेगा वो लगेगा नाइट्रेट रिडक्टेस। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेस। ओके, समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा। अभी तो ऐसा पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, डिस्क्राइब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलम लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है जाइलम में कैसे होता है, आपका ग्रेडियंट बनता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है। ठीक है, जिसे रूट प्रेशर कहते हैं। जब आपका जाइलम के थ्रू होता है ना, तो रूट प्रेशर लगाता है, उसके बाद ही होता है, ग्रेडियंट बनता है पानी के अंदर, वाटर पोटेंशियल के अंदर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, फ्लोएम में कैसा होता है, सीप-2 एलिमेंट से होता है जो कि लिविंग सेल्स में जाता है। तो यहाँ पर लोडिंग एंड अनलोडिंग का यहाँ पे होता है कि कैसे कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका वस्कुलर बंडल्स यानी कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम का यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको आप अच्छे से अपनी स्टडी मटेरियल में ढूंढ लेना और भी अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छा मैं पहले ही रिकमेंड कर चुकी थी कि गरिमा मैम का लेक्चर जो है वो आपको पूरी प्लांट फिजियो इज़ आपके लिए क्या होगा, इस कोड के लिए बहुत ही इनफ होगा, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, फॉर योर एग्जाम। उससे आपको इस सारे के सारे जितने टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आप यहाँ से भी देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हाट इज़ लैग हीमोग्लोबिन एंड नाइट्रोजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो लैग हीमोग्लोबिन क्या है, आपका लैग हीमोग्लोबिन जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स आपके हो गए पी, बीन्स, अल्फा, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लैग हीमोग्लोबिन का काम होता है N2 से NH3 बनाने, यानी नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने का काम जो है वो आपका करता है कौन, लैग हीमोग्लोबिन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का काम करता है। लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर का भी काम करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, तो आपको लैग हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि डिस्क्राइब C3 पाथवे। पहले ही समझा चुकी थी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर होगा आपका C3 पाथवे यानी कि कहाँ है ये, C4 है भाई, C3 कहाँ है, यहाँ से बता दो डिफरेंस में एक रैब है, तो डिफरेंस में आप देख लेते हो। C3 पाथवे में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास इस मीजोफिल सेल होती है, सिर्फ सिंगल सेल होती है। ठीक है, C4 में क्या होता है, आपका बंडल शेड सेल होती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसका डिफरेंस। C3 पाथवे में क्या होता है, आपका सबसे पहले CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP जो होता है वो पहले CO2 को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही CO2 को एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास 3 कार्बन का PGA बनेगा। ठीक है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये क्रैश डाटा में नहीं दिखाते, यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे काम करता है, ये है कितनी ATP बनती है, 18 ATP बनती है
है, इसकी ट्रिक मैं पहले बता चुकी हूँ। क्या था 3 2 1, 3 ATP 2 NADPH 1 CO2 के फिक्सेशन में। यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको बनाना है, उसके लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने होते हैं 6 कार्बन इंटू 3 करेंगे यानी कि 18 ATP, ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पे आपका जो तो वीट पोटैटो एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ इसलिए मैंने इतना सा डिस्क्राइब किया हुआ है इसको C3 प्लांट को, ठीक है। C4 है और C3 है यहाँ पे, देखो ये रहा। यहाँ पे आपके पास C3 के पास क्या होता है 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, डीजेनरेशन। RUBP सबसे पहले करेगा CO2 को एटमॉस्फेयर से लेगा, उसके बाद कार्बोक्सिलेशन से आपके पास 3 मोल PGA बनेगा, ठीक है, जो कि 3 कार्बन का 3 PGA। उसके बाद रिडक्शन होगा यानी कि ATP से NADPH यहाँ पे बनेगा, ADP से ATP रिड्यूस हुआ है, ट्रायोस फोस्फेट बनेगा, ये सुक्रोज स्टार्च में चलेगा। रीजनरेशन होने के बाद ATP दोबारा बन जाएगी, RUBP दोबारा चला जाएगा। दैट इज द साइकिल ऑफ C3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हो गया डिस्क्राइब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक इज जेड स्कीम, ठीक है। दो नाम आ सकते हैं आपके पास, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर जेड स्कीम, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की, जहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको देखना है। चलो इसका भी मैंने लगाया हुआ है, आओ चलो देखें क्या चीज़ है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये रहा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है दोस्तों देखते हैं, आ जाओ। इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ठीक है, दिस ओके। तो आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ये हैं आपके एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। अंदर जो होता है आपके पास सेंटर में, ठीक है, वो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। आपके पास क्या होती है, सन से लाइट आती है, सबसे पहले एसेसरी पिगमेंट्स लेगा, उसके बाद सेंटर के पास जाएगा यानी कि क्लोरोफिल ए के पास। जब क्लोरोफिल ए के पास बहुत ही सारे क्या होंगे, बहुत ही एनर्जी आ जाएगी, यानी कि फोटोन्स आ गए, समझ लो इलेक्ट्रॉन्स आए ऊपर से बहते हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊपर से बहते हुए आपके पास सेंट्रल वाले पिगमेंट के पास गया, दैट इज क्लोरोफिल ए। और यहाँ पे जो होता है PS1 लगा होता है, ठीक है। PS1 में कितना होता है, इसका P700 होता है, ठीक है। कितना होता है इसका P700 होता है। और जो PS2 होता है उसका कितना होता है 680 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है PS1, तो ठीक है। ये कितना होगा 700 का, ठीक है। सबसे पहले जो होता है लाइट आई, यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स ने लिया, उसके बाद हमारे सेंटर जो भी आपके पास क्लोरोफिल ए है वो आपका सेंट्रल पिगमेंट है। उसके बाद जो होगा ये एक्साइट हो जाए, अब बहुत एनर्जी तो उन्हें फेंक दी एनर्जी। FRS जो होता है आपका प्राइमरी एक्सेप्टर है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे फेरेडॉक्सिन के पास गए इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम B6 के पास, देन साइटोक्रोम F के पास, फिर गया प्लास्टोसाइनिन एंड दोबारा वापस आ गया PS1 के पास। तो ये जो है एक साइकिल बन गई, ठीक है। ये साइकिल है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फेंका था वो दोबारा PS1 के पास आ गया, ठीक है, एक ही साइकिल में। तो दिस इज नॉन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका देखो ADP प्लस IP, ठीक है, यानी कि यहाँ से ADP से बन गया ATP और यहाँ पे भी ATP बन गया। NADPH यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है, सिर्फ ATP बनता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17, उसमें आपका है जेड स्कीम यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं, फोटो सिस्टम यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छे से समझना है इसको, मैं थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। वहाँ पे क्या था, जो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था उसमें क्या था, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व था। PS1 में कितना होता है आपका 700, PS2 में कितना होता है 680। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपके दोनों सिस्टम काम करते हैं। सबसे पहला सिस्टम जो काम करता है PS2 काम करता है, यानी कि PS2, ठीक है। क्या है आपका PS2 काम करता है इसमें, ठीक है। PS2 यहाँ पे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो ऊपर से लाइट आएगी, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स लगे हुए हैं और आपका सेंट्रल जो है आपका पिगमेंट लगा हुआ है, क्या, क्लोरोफिल ए। सब में सेंटर में क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। ऊपर से लाइट आई, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनके पास इतना एनर्जी हो गया कि ये हो गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे फियोफाइटिन है, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद प्लास्टोक्यूनोन, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद क्या, ये इस तरीके से क्या हो रहा है, जा रहा है, क्या, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। फिर प्लास्टोसाइनिन के पास गया, PC इज प्लास्टोसाइनिन, PQ इज प्लास्टोक्विनिन एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बीच में आ गया। उसके बाद इसने भेज दिया 700 यानी कि फोटो सिस्टम 1 के पास। जैसे ही फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे, अब ये भी क्या करेगा, धूम मचाले करेगा, यानी कि अब ये यहाँ पे एनर्जी इतनी आ गई कि फेंकना चाहेगा, क्या, इलेक्ट्रॉन। फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन फेंके, यहाँ पे भी प्राइमरी एक्सेप्टर आया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे फेरेडॉक्सिन को भेज दिया। यहाँ पे फेरेडॉक्सिन के पास लगे हुए थे NADP प्लस रिडक्टेस एंजाइम्स लगे हुए थे, इन्होंने क्या किया, NADP प्लस से NADPH बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फेरेडॉक्सिन के पास क्या बन गया, NADPH बन गया, ATP बन रहा है,
बन रहा है एटीपी भाई। आओ चलो देखते हैं, एटीपी भी बन रहा है यहाँ पे, और ये देखो एटीपी यहाँ पे बना है। एनर्जी फ्लो प्रोवाइड एनर्जी फॉर कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस, यहाँ पे भी एटीपी बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, एनएडीपीएच। तो दोनों बन गया, एनएडीपीएच भी बनता है और एटीपी बनता है। और प्लस एक चीज़ और, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होता है, यानी कि जैसे ही यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ऑफ फोटोलिसिस ऑफ द वाटर होता है, यानी कि H+ आपका और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर क्या बनता है, H2O, यानी कि फोटो सिस्टम 2 के पास आपका बनता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि आपका फोटोलिसिस हो रहा है, ठीक है। पानी बन रहा है, पानी टूट रहा है 2H+ और एक नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। और यहाँ PS1 था। अब यहाँ पे आप एक चीज़ बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और ये गया PS1 में, क्या इलेक्ट्रॉन आके वापस आया? नहीं आया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखो ये फ्लो जो है ना, वो ये एक Z टाइप का फ्लो बन रहा है, ठीक है। ये Z है, आप ऐसे देख सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं इज ऑल्सो नोन एज Z स्कीम एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम, हाउ आर जिबेरेलिन्स डिस्कवर्ड, ठीक है। जिबेरेलिन्स को कैसे खोजा था किसने, डिस्कस करेंगे इसका बायोस से। तो सबसे पहले आपका जिबेरेलिक एसिड है, ठीक है, Ga, जिबेरेलिक एसिड, ठीक है। जूम करेंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका जिबेरेलिक एसिड। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, गेट खोल दिया किसी ने। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम जिबेरेलिक एसिड पे। सबसे पहले जो होता है हमारे पास क्यूरोसावा आए थे, ठीक है। कौन आया था, साइंटिस्ट है भाई, वेलकम करो। सावा ये आए थे हमारे चाचा जी, अंकल जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बहुत ही दिमाग लगा रहे थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे। ऐसा दिमाग इन्होंने लगाया कि सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि जिब्बेरेला फ्यूजिकुराई, एक फंगस देखा इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने आइसोलेट किया एक फंगस, उस फंगस का नाम था जिब्बेरेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। अजीब सा नाम था। इन्होंने क्या देखा कि जो जिब्बेरेला फ्यूजिकुराई है वो क्या कर रहा है, एक कोज कर रहा है, ठीक है। इन्होंने वो देखा कि फुली सीडलिंग्स बना रहा है, डिसीज ऑफ राइस, यानी कि राइस प्लांट में क्या है, एक फंगस है, जिब्बेरेला फ्यूजिकुराई नाम है उसका, ठीक है। क्या नाम है, जिब्बेरेला फ्यूजिकुराई। यस, कितना प्यारा नाम है, ठीक है। देखो लिख देती हूँ मैं, जिब्बेरेला फ्यूजिकुराई, ठीक है, फ्यूजिकुराई ये नाम था किसका, फंगस का। उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, राइस प्लांट में कॉज कर रहा है सीडलिंग, जो क्या है, फूलिश है, यानी कि बेवकूफ़ है, ठीक है। यानी कि इतने बड़े बड़े प्लांट दिख रहे थे, उन्होंने देखा कि ये किसकी वजह से बड़े बड़े प्लांट दिख रहे हैं, सीडलिंग्स जो है ना राइस की वो बहुत ही बड़ी बड़ी बन रही है, और ये किसकी वजह से बन रही है, जिब्बेरेला फ्यूजिकुराई से। तो इन्होंने इस चीज़ पर देखा कि इसमें क्या है, जिब्बेरेलिन से। तो ये डिस्कवरी इन्होंने की थी, आप अच्छे से और देख लेना, मैंने तो बस एक बता दिया, ठीक है, किस तरीके से। आपको बताना है वर्नलाइजेशन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। वर्नलाइजेशन जो होता है आपके कोल्ड जो है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लोवरिंग होता है, प्रोसेस ऑफ बाय एक्सपोजर टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड विंटर। जब लॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड विंटर होता है उस टाइम पे आपका क्या हो रहा है, तो फ्लोवरिंग हो रही है, ठीक है। इस कंडीशन में फ्लोवरिंग हो रही है, कोल्ड टेम्परेचर में अगर फ्लोवरिंग हो रही है, दैट इज वर्नलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है राइट शॉर्ट नोट्स और फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स इज नथिंग बट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड रेगुलेटर्स। तो आपके पास फाइटोहॉर्मोन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। आज और डिस्कस कर लेते हैं ना, अच्छे से अच्छा लगेगा। फाइटोहॉर्मोन्स जो है वो आपके दो टाइप के, एक इनहिबिटर्स हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। इनहिबिटर कौन कौन से आपके, ABA, और दूसरा आपका क्या, इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो आपका गैसियस हार्मोन है, इसमें भी आ जाता है, ये प्रमोट भी करता है, इनहिबिट भी करता है। और आपके जो प्रोमोटर्स होते हैं ना वो बाकी बचे हुए होते हैं। तो आपके टोटल कितने होते हैं भाई, आपके होते हैं 5 फाइटोहॉर्मोन्स। तो ऑक्सिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, जिब्बेरेलिन्स, ये होते हैं आपके प्रमोटर। ये हमेशा प्रमोट करेंगे ग्रोथ को भी और डेवलपमेंट को भी, ठीक है। आओ देख लेते हैं कि कौन सा किससे ड्राइव हुआ है। मैंने लिखा है, देखो ये देखिए आप, सबसे पहले टर्पीन्स कंपोजिशन है। टर्पीन से ड्राइव आपका जिब्बेरेलिक एसिड, इंडोल से ड्राइव है आपका ऑक्सिन, एडिनिन डेरिवेटिव है आपका साइटोकाइंस, गैशियस है आपका इथाइलिन, कैरेटिनॉइड है आपका एबिसिसिक एसिड, ठीक है। ये इससे ड्राइव हुआ है, यानी कि इसका कंपोजिशन है कि जिब्बेरेलिन्स कैसे बना, ऑक्सिन कैसे बना, और साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन, इसके अंदर कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं। सबसे पहले जिब्बेरेलिक एसिड्स की बात कर लेते हैं। अभी मैंने बात की जिब्बेरेलिक एसिड जो ऐसे होते हैं जो प्रमोट करेंगे, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, आपके हर चीज़ ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, सेल इलार्जमेंट में प्रमोट करेंगे, ठीक है।
और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं दूसरा, और आप अच्छे से लिखना है, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको अच्छे से लिखना है अपने एग्जाम में। ऑक्सीजन जो है आपका क्या है, प्रमोटर यानी कि सेल डिवीजन में, रूट इनिशिएशन में, जाइलम डिफरेंशिएशन में काम करेगा। साइटोकाइनिन्स जो होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एडेनिन और साइटोकाइनिन्स का एक साथ रोल। अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है प्लांट में, यानी कि सी फॉर साइटोकाइनिन से याद कर लेना शूट, तो शूट डेवलपमेंट होगा तो आपका साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा, और अगर रूट डेवलपमेंट होगा तो आपका ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात कर लेते हैं इथाइलिन। इथाइलिन आपका गैशियस हार्मोन है जो रिपनिंग ऑफ द फ्रूट में काम करेगा, ठीक है, रिपनिंग में। एबिसिसिक एसिड आपका क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है जो क्या करेगा, क्लोजेस द स्टोमेटा एंड क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके 20 के 20 क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं ज़रूर लेके आऊँगी और ऐसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं खुद की गारंटी लेती हूँ कि आप एग्ज़ाम से आएंगे तो आप ज़रूर कमेंट में बोलेंगे कि इसमें से क्वेश्चन हिट किए थे, ठीक है। PYQs आपको छोड़ने नहीं है, और यहाँ पर जितने भी टॉपिक आपके बच जाते हैं या फिर रह जाते हैं वो आपको मैंने बताया हुआ वन स्टॉप सोल्यूशन, गरिमा गोयल सर्च करना, वन शॉट प्लांट फिजियो, ठीक है। वहाँ पे आप बस वो लेक्चर देख के ये क्वेश्चंस कर लेना और PYQ बचे कुछ, ठीक है। दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर तो आपका एग्जाम में आप ये ऐसे चले जाना। इसके बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। और भी वीडियो मैं ऐसे लाती रहूँगी। आप अपने कोड्स को मेंशन कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और जुड़े रहिए मुझसे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। और पासिंग मार्क्स तो लाने ही लाने, क्योंकि इग्नू में पास होना भी मुश्किल है कुछ लोगों के लिए नहीं है। वैसे भी जो भी जॉब करते हैं उनके लिए तो अब वन स्टॉप सॉल्यूशन ही रह जाता है कि वो वन शॉट देख लें और क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद वो एग्ज़ाम देने चले जाएं, ठीक है। तो पूरे साल कोई नहीं पढ़ता है, हम भी नहीं पढ़ते थे और हम भी नहीं पढ़ते हैं एक्चुअली। हम एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ते हैं, और वो ऐसी ही चीज़ें ढूंढते हैं जो मैं इस टॉपिक, इसीलिए मैंने एनालाइज़ किया हुआ है कि ऐसी चीज़ें हमें मिल जाए जो एकदम मैं थोड़े ही कम टाइम में पढूं और मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए, राइट। तो ये क्वेश्चंस थे आपके लिए। तो वैसे ही वीडियोस मैं आपके पास ला रही हूँ और मैं डिस्क्राइब भी कर रही हूँ, मैं आपको अच्छे से डिटेल लेक्चर दे रही हूँ यहाँ पर। तो आप सुन लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं। और जो भी कोड्स आपको चाहिए, जिसके भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता देना। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much. Please like, share and subscribe my video and channel also. Stay tuned with this channel. Thank you.